मैं बीमार होती तो मेरा पति मुझे ससुर का कुर्ता पहना देता और कुर्ता पहनते ही मैं ठीक हो जाती और सुकून की नींद सो जाती। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कुर्ता बदला हुआ होता और यही सोचती कि आखिर मेरा कुर्ता कौन बदलता होगा और ससुर के कुर्ते में ऐसा क्या है कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाती हूँ और मुझे सुकून की नींद आ जाती है। एक दिन यूं ही कामों से फारिग होकर मैं कमरे में आई तो मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस होने लगा, सर भी एकदम से भारी होने लगा। मैं वहीं कमरे में पड़ी कुर्सी पर सर पकड़ कर बैठ गई और सर को उंगली से दबाना शुरू कर दिया कि सर का दर्द थोड़ा कम हो सके, लेकिन वह दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। इतने में पति बाथरूम से बाहर निकले और मुझे देखकर परेशानी से बोले कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, सर क्यों पकड़े बैठी हो। मैंने नाम में सर हिलाया और उनको कहा कि मेरा जिस्म बहुत दुख रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है। तो फिर वे उठे और कमरे से बाहर चले गए। 5 मिनट बाद वे वापस आए तो उनके हाथ में ससुर का कुर्ता था। ये लो, ये पहन लो, ठीक हो जाओगी तुम और सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। वह कुर्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले तो मैं कुर्ता लेती बाथरूम में चली गई और कपड़े बदल के बाहर आकर बिस्तर पर लेट गई। कुर्ता पहनते ही मेरी तबीयत संभलने लगी और मैं सुकून की नींद सो गई। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में तन्हा लेटी थी, जबकि बाहर भी मुकम्मल खामोशी थी। मेरी नज़र कपड़ों पर पड़ी तो मुझे हैरत हुई। मैं बिस्तर से उतरी और ख़ुद को गौर से देखा। दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि रात को मैंने ससुर का कुर्ता पहन रखा था, तो अब ये कुर्ता कब पहना है। मैं हैरत और उलझन में पड़ चुकी थी। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। ये एक और झटका था जो मुझे लगा था। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं खुद से बोली और तरोताज़ा होने चली गई। नहाकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ और आंखें पूरी खुली थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल गई। सास को मेरा इतनी देर तक कमरे में रहना बुरा ही न लगा। कमरे से बाहर निकलकर मैं सहन में आई तो सास बैठी सब्जियां काट रही थी। मैं भी बैठकर सास की मदद करने लगी। सास ने मुझसे कहा कि तुम रहने दो, मैं काट लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानी और वहीं बैठी रही। सब्जियां काटते काटते सास ने मुझसे मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ। सास ने सर हिलाया और सब्जियां काटने की स्पीड तेज़ कर दी। सब्जियां काट कर मैं किचन में आई और सब्जियां भूनना शुरू कर दी। सब्जियों से उठते धुएं ने मुझे हर मंजर धुंधला नज़र आ रहा था, क्योंकि दिमाग में भी हर ख्याल एक दूसरे से मुकम्मल उलझा हुआ था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भला कुर्ता पहनकर मैं कैसे ठीक हो जाती हूँ और फिर मेरा कुर्ता बदलता कौन होगा। क्या वाकई उस कुर्ते में कोई ख़ास बात थी कि बीमार से बीमार शख्स भी ठीक हो जाता है, या फिर ये कुर्ता महज मुझ पर ही असर करता है। अरे क्या कर रही हो बेटा, सारी सब्ज़ी जल चुकी है, कहाँ गुम हो। सास भागती भागती आई और मुझे झंझोड़ते हुए चूल्हा बंद किया। मैंने चौंक कर सास को देखा और फिर सब्ज़ी को देखा। सब्ज़ी आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था? क्यों रात में ससुर के कमीज़ पहनकर सोने के बाद सुबह उसका बदला हो जाना कोई आम या छोटी बात न थी। मैंने सोचे को सहन से हटाकर सास को देखा। माँ, मुझे पता नहीं चला, मैं अभी और सब्जियां काट लेती हूँ, आप परेशान न हो। वे घबराए हुए अंदाज में बोली और सारी सोचों को जहन से झटक कर फ्रिज से और सब्जियां निकाली और काटनी शुरू कर दी। तब तक सास भी कमरे में जा चुकी थी। सब्जियां तैयार करके मैं कमरे में आई तो मोबाइल पर बेल बज रही थी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ पति था। खाने के बारे में पूछ कर उसने कॉल रख दी तो मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उसे ये भी मालूम होता था और मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब थी। शाम को पति जब घर आया तो सबसे पहले मेरी तबीयत का पूछा, फिर खाना खाने के लिए सब बाहर आकर बैठ गए। खाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो आज फिर मेरा सर दर्द करने लगा। मैंने दरवाजे को पकड़ा। एकदम से सर दर्द होने की वजह से मेरी आंखें भी पानी से भरने लगी। ऐसा सर दर्द मुझे पहली बार हुआ था। मेरे चिल्लाने की वजह से पति बिस्तर से उतरे और मुझे सहारा देकर बिठाया और खुद वही कुर्ता ले आए जो मुझे बुखार में पहनने को दिया करते थे। मैंने तकलीफ से बंद होती आंखों के साथ उसका बढ़ता हुआ हाथ देखा और कांपते हाथों से कुर्ता लेकर बाथरूम में चली गई। कुर्ता पहनने के कुछ मिनटों बाद ही मेरा सर दर्द कम होने लगा और मुझे नींद आने लगी। बिस्तर पर लेटते ही मेरे पति से लाइट बंद करने को कहा और करवट लेकर सो गई। अगले दिन में मेरी आंख देर से खुली और आज फिर कुर्ता बदला हुआ
था। मैंने गहरी सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरा और उठकर बाहर आ गई। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज ससुर और पति दोनों घर थे। सबको सलाम करके मैं भी कुर्सी पर बैठ गई तो ससुर मेरी तबीयत का पूछने लगे। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये बता रहे थे कि तुम्हारे सर में रात को बहुत दर्द था। परेशान आवाज़ में ससुर बोले और मुझे देखा था तो मैंने हाँ में सर हिलाया और सर झुका लिया। ससुर अब फिर से पति के साथ कारोबारी बातों में मसरूफ़ हो चुके थे। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा और कुर्सी से टेक लगा कर बैठ गई। दिन पर दिन मेरी सोचों में बदलाव होता जा रहा था, लेकिन किसी भी सोच का जवाब नहीं होता। एक बार फिर मेरे पति को देखा जो अपने बाप से बातें कर रहे थे। दिमाग भटक कर कमीज़ पर फिर से जा अटका। आखिर ऐसा क्या था उस कुर्ते में जो पति दवाई देने के बजाय वे कुर्ता देता है, और पति उस कुर्ते पर इतना यकीन क्यों करता है जबकि वे खुद एक पढ़ा लिखा इंसान था? तो फिर इन सब बातों पर यकीन करना एक जहालत की निशानी है, क्योंकि अगर कमीज़ की हालत पर गौर किया जाए तो वे किसी काम की नहीं थी, जो फटने के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन उसको फेंकना तो दूर, उसे सफाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इतने में अजान हुई तो मैंने चौंक कर सहन को देखा तो अब सहन खाली था, जबकि सांस एक कोने में अलग पोर्शन पर खड़ी वज़ू कर रही थी। इतनी जल्दी आप नमाज़ पढ़ने चली गई? अभी तो अजान भी मुकम्मल नहीं हुई। अरे बहू, उठकर तू भी नमाज़ पढ़ ले, और हाँ फिर खाना भी पका लेना। दिन वैसे भी कितने छोटे होते हैं। सर्दियों में सास ने सर पर दुपट्टा डालते हुए कहा और फिर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं भी उठी और नमाज अदा करने की नियत से कमरे में आ गई। दिन तो वाकई बहुत छोटे हो चुके थे, पता ही नहीं चलता था और दिन गुजर जाता था। नमाज के बाद मैं किचन में आई और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। पति और ससुर भी नमाज पढ़ कर आ चुके थे। किचन में खड़े खड़े मैंने नज़रें बाहर लॉन्च की तरफ उठाई तो पति हाथ में शॉपर पकड़े मेरी तरफ आ रहे थे। किचन में दाखिल होकर वे बर्तनों की क्रोकरी की तरफ बढ़े और एक प्लेट निकाल कर मेरे साथ खड़े होकर शॉपर में से कोई चीज़ निकाल कर प्लेट पर डाल दी और मुझे देखा, आप रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें ले आते हैं, माँ और पापा क्या सोचेंगे? मैं ही तुमसे फरमाइश करती हूँ इन सब चीज़ों की। मुंह बनाते हुए मैंने कहा और चूल्हे की आंच तेज़ की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और सच बोलूँ तो वैसा नहीं सोचते। प्लेट मेरी तरफ खिसका कर वे बोले और स्लेब के पास टेक लगा कर खड़े हो गए। प्लेट में पड़ी चीज़ को मैंने चम्मच से भरकर मुंह में डाला और सर हिलाया। वे तब तक वहीं खड़े रहे जब तक मैंने प्लेट में पड़ी चीज़ खत्म नहीं कर ली। आखिर निवाला मुंह में रखते मैंने उसे जाने का इशारा किया तो वे कंधे उचका कर कमरे में चले गए और मैं खाने में मसरूफ़ हो गई। रात का खाना मेज़ पर लगा तो सभी कमरे से बाहर निकल कर मेज़ पर आकर बैठ गए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ बैठकर खाना खा सकूं। लेकिन ससुर और सास की मौजूदगी में वहाँ से उठना मुझे ठीक न लगा, इसलिए वहीं बैठ गई। जिस्म में होता दर्द और दुखते सर के साथ मैं वहाँ बेचैनी से तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रही। खुदा खुदा करके खाना ख़त्म हो चुका था और मैं तेज़ी से उठकर कमरे में आई और बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी की छींटें मारी। रोज़ रोज़ के बुखार से अब मैं तंग आने लगी। जिस्म से उठते दर्द की वजह से मेरे सर को ज़ोर से झटक दिया और पति को बुलंद आवाज़ में पुकारा, क्योंकि सर के बढ़ते दर्द से मुझे लगता था कि मैं उसी लम्हा मर जाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर वे कमरे में आए और मुझे दीवार का सहारा लेकर खड़ा देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों खड़ी हो तुम? बाजू पकड़े वे बोले थे। मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। तुम खुदा के लिए डॉक्टर को बुला दो। सर को थामे खड़ी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ये पहन लो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ससुर का कुर्ता वे मुझे थमाते बोले। कुर्ता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अजीब आदमी था, एक तो मैं तकलीफ़ से बेहाल हो रही थी और वह था कि कुर्ता थमा रहे थे। मैंने कुर्ते को हाथ से पकड़ा और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और कुर्ता बदल कर वापस बाहर निकल आई। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी, वे बस आते ही होंगे, तुम लेट जाओ यहाँ पर। उससे पहले मैं कुछ कहती वे खुद ही सफाई पेश कर चुके थे। मैंने सर हिलाते लाल आंखों से उसे देखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। अचानक से ही मुझे मेरा वजूद हल्का महसूस होना शुरू हो गया और सुकून की नींद आने लगी। मैंने कुछ नींद में महसूस किया मेरे पास कोई बैठा था, फिर मेरी नींद गहरी हो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कुर्ते में मौजूद थी।
कुर्ते को छोड़कर मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। गुजरते गुजरते मेरी नज़र सामने लटके कुर्ते पर पड़ी तो मैं चलती चलती कुर्ते तक आई और उसे पलट पलट कर देखा। माँ कुर्सी पर बैठी मुझे ही देख रही थी। क्या देख रही है बेटा? माँ ने सवाल किया तो मैंने आंखें बड़ी किए माँ को देखा और कुर्ते का एक कोना हथेली में मसला। माँ, कभी कभार मुझे लगता है कि ये जादुई कुर्ता है, उसे पहनते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। क्या पापा ये कुर्ता किसी जादूगर से लेकर आए थे? किसी जवाब मिलने की वजह से मैं बोली थी और एक बार फिर कुर्ते को देखा। मेरी बात सुनकर माँ का लहजा बुलंद हुआ। कुर्सी से उठकर खड़ी हुई वे मेरे पास आई और मेरा कंधा थाम कर बोली कि तुम बिना अजीब बातें करती हो, चलो जाओ कुछ खा लो, फिर खाने की तैयारी कर लेना। और देखो घर भी कितना गंदा हो गया है। माँ तो मुझे साफ साफ टाल कर चली गई। मतलब कुर्ते में कोई तो राज है जो माँ मुझे बताना नहीं चाह रही थी और यूँ मुझे टाल रही हैं। माँ के जाते ही मैंने कुर्ते को अच्छे से देखा लेकिन मुझे भी कुछ खास ना मिला, इसलिए मुँह बनाती घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम तक घर के सारे काम हो चुके थे। सारे कामों से फारिग होकर मैं कमरे में आई और कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो मुझे एकदम से कमरे में अजीब घुटन सी महसूस होने लगी। मैंने मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश की तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने कंघा मेज़ पर रखा और कमरे से बाहर आकर पानी का पूरा गिलास पिया लेकिन रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। सारा दिन ठंडे पानी में काम करने के बाद खांसी की परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने अपने लिए गर्म पानी उबाला और गरारे किए। इससे पहले मेरे हलक को काफ़ी सुकून मिला था और सीने पर बड़ा दबाव भी थोड़ा कम हुआ। गिलास वापस रखकर मैं बाहर निकली तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा यकीनन ससुर और पति ही होंगे। सर पर दुपट्टा किए मैंने दरवाज़ा खोला और दोनों को सलाम किया, जिसके जवाब दोनों ने वक्त में दिए। आप दोनों कपड़े बदलने में खाना लगाती हूँ। तब तक पति के पीछे पीछे चलती मैं बोली तो दोनों गर्दन हिलाते कपड़े बदलने कमरे में चले गए। 5 मिनट में मेज़ पर खाना लग चुका था। सास और ससुर तो मेज़ पर आ चुके थे लेकिन पति अभी तक नहीं आए थे। मैं उठी और कमरे में उनको बुलाने के लिए चली गई लेकिन वे किसी से गुस्से में फ़ोन पर बात कर रहे थे। देखो, तुमने अगर मुझे माल पूरा ना दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। तुम नहीं जानते यहाँ तक आने में मैंने कितनी मेहनत की है। अब अगर तुम इस तरह से माल देने से मना करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता तुम्हें इसलिए पैसे दिए जाते हैं ताकि तुम वे माल बगैर किसी के नज़रों में लाए मुझ तक पहुँचा दो। पति के गुस्से में की जाने वाली सारी बातें मुझे उलझा गई। अभी वे कुछ और कहते कि मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वे फ़ौरन फ़ोन बंद करते हुए मुड़े और मुझे देखा। पति का उड़ा हुआ रंग देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। भला उसमें इतना डरने की क्या बात है? ये कौन सा पहली बार हुआ था कि मैंने उसकी फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनी थी। तुम कब से यहाँ खड़ी थी? खौफ की आवाज़ में वे बोले और चलते चलते मुझ तक आए। मैं अभी आई थी। वो पापा क्या कर रहे हैं? मेरा लफ्ज़ मुंह में ही रह गया जब मेरे पति ने मेरा बाजू ज़ोर से दबाया और मुझे गुस्से से खुलकर बोला कि तुम जाहिल औरत, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसे यूँ तंग नहीं करते। और ये दरवाज़ा नहीं था, तुम बचा कर आ सकती थी। ये सब बोलने के साथ साथ उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। मैंने भरी हुई आंखों से पति को देखा लेकिन बोलने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल न थी क्योंकि पति का ये रवैया देखकर मैं खुद बहुत खौफ में आ गई। अब रोना बंद करो और आकर खाना खाओ। खबरदार जो किसी से कुछ भी कहा तो। बाजू छोड़ते हुए अजीब अंदाज में बोला और खुद कमरे से बाहर निकल गया। मैंने बाजू मलते पति को देखा और आंखें मसलती और रगड़ती बाहर आ गई और सबके साथ बैठकर कुछ निवाले जहर की तरह खाने के बाद सब कमरे में सोने जा चुके थे। मैं भी बर्तन समेट के कमरे में आई तो पति को सोता पाया। ठंडी सांस लेकर मैं भी बिस्तर पर आकर बैठ गई और सोए हुए अपने पति को देखा। पति का अचानक से इतना सख्त रवैया मुझे बहुत परेशान कर गया और फिर जो बात मेरे पति ने फ़ोन पर सुनी थी वह भी मुझे उलझाने के लिए काफ़ी थी। आखिर पति किस माल के बारे में बात कर रहा था और पति ने अचानक से इतना गुस्सा क्यों किया? आखिर उस कुर्ते का मेरे बुखार से क्या लेना देना? मैं इतनी शक्की मिजाज की क्यों हो गई हूँ? सर को थामे मैं खुद से बोली और बैग
बेड से टेक लगा कर बैठ गई। रात फिर मैं सोच सोच कर परेशान थी और इसी तरह रोज़ के मामले के साथ एक और दिन का भी इजाफा हो गया। सुबह नाश्ते के बाद घर के काम ख़त्म करना और फिर खाने की तैयारी करना ये रोज़ का मामला था। अब वैसा ही चल रहा था, लेकिन एक ही रात में मेरी सोचों का रवैया बदल गया था। मैंने सोच लिया था कि अब घर में होने वाले हर अजीब वाक़ये के पीछे छुपे राज के बारे में पता लगा कर रहूँगी। यूं ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते में मैं 3 बार बीमार हुई, जिसका इलाज सिर्फ वही कुर्ता था। इस दौरान जब मैंने वह कुर्ता पहना मैं ठीक हो जाती। यूं ही एक दिन सास की अचानक बहुत तबीयत ख़राब हो गई। घर पर भी कोई नहीं था कि मैं सास को डॉक्टर के पास ले जाती। एकदम से मेरे दिमाग में ससुर के कुर्ते का ख्याल आया तो मैंने सास को वह कुर्ता पहना दिया। अभी 10 मिनट ही गुजरे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई। इधर सास की भी तबीयत संभलने की बजाय और ख़राब हो गई। मैं बौखलाए हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकली और भागकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही ससुर और पति चीखते हुए सास के कमरे में दाखिल हुए। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सास का मुंह पूरा टेढ़ा हो चुका था, जबकि जिस्म कोई हरकत नहीं कर रहा था। ससुर और पति दोनों ही सास को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरा पति अपनी माँ को छोड़कर मेरी तरफ आया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना तेज़ था कि मेरा सर चकरा गया। मैं थप्पड़ की आवाज़ों के साथ साथ अब मेरे कानों में गालियों की आवाज़ें गूंज रही थी। मेरा पति मुझे गालियाँ बक रहा था। इसी गुस्से में उसने अपने मुंह से ऐसे बोल भी अदा किए जो मेरे रोंगटे खड़े कर गए। मैं सुन रही थी वे गालियाँ बकने के साथ साथ हर राज उगल रहा था। जलील औरत, ये कुर्ता तुम्हारी मौत का परवान था। तुमने इसे मेरी माँ को पहना दिया। याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी? मुझे गालियाँ बकता ये फिर से अपनी माँ की तरफ जा चुका था। पति की धमकी से अचानक मेरा दिमाग तेज चलने लगा। वहाँ से नज़र बचाती हुई मैं अपने कमरे में आई और पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुला लिया। मैं कमरे का दरवाज़ा पहले ही बंद कर चुकी थी। दुख से आंसू मेरे आंखों से बहकर मेरे दामन भिगो रहे थे। थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आई तो मैं तेज़ी से दरवाज़ा खोलती बाहर को भागी। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में पुलिस फैल चुकी थी। अचानक पुलिस के आने की वजह से मेरे ससुराल वालों को भागने का मौका भी न मिला, जिसकी वजह वे सब अब पुलिस की हिरासत में खड़े थे। हर तरफ पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ और चीखों पुकारों की आवाज़, मेरे ससुर को मुझे बद्दुआ देने की आवाज़, मेरे पति की मुझे गालियाँ बकने की और तलाक देने की आवाज़ गूंज रही थी। मैं खुद को थामे लेडी कांस्टेबल के घर में महफूज खड़ी थी। मेरा वजूद काँप रहा था। सास को तो अस्पताल पहुंचा दिया गया और मेरे ससुर ने और पति ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि वह मुझ पर जादू करते थे ताकि मैं जल्दी मर जाऊं। लेकिन इससे पहले मेरा पति रोज़ मुझे खाने में ऐसी दवाई मिला कर देता जिसकी वजह से मुझे बुखार हो जाता और मैं वह कुर्ता पहन लेती। असल में मेरा ससुर उस कुर्ते पर जादू करता था ताकि मैं रफ्ता रफ्ता मर जाऊं और मेरा बाप की सारी जायदाद पर ये लोग कब्जा कर लें। उन सब में सास ने भी ससुर और पति का बराबर साथ दिया। वे रोज़ रात को आकर मेरा कुर्ता बदल जाती ताकि मुझे कुछ भी मालूम ना हो सके, और जब सास ने वे कुर्ता पहना तो जादू का उल्टा असर हो गया और वे हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर की होकर रह गई। पति से तलाक लेने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने इस बात की भनक अपने पति को भी नहीं लगने दी, क्योंकि अगर इस बच्चे के बारे में उसे मालूम हो जाता तो वह मुझ पर बच्चे का केस कर देता और फिर मुझसे मेरे जीने का सहारा भी छीन लेता, क्योंकि वह वक्त मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब मैं एक माँ थी, एक बेटे की माँ, और मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता। इसलिए मैंने अपने बाप का कारोबार संभाल लिया और अब मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। बच्चे के पैदा होते ही मुझ पर तलाक वाजिब हो चुकी थी। बाकी की कार्रवाई करने के बाद मैं आज़ाद हो चुकी थी। बहुत बार माँ के कहने पर भी मैंने शादी की हामी नहीं भरी, क्योंकि मेरा अब रिश्तों से एतबार उठ चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे एक बात ने बहुत सताया, वह ये
ये थी कि कल को मेरे बेटे ने अपने बाप के बारे में पूछा तो मैं उसे क्या बताऊंगी कि उसका बाप मुजरिम है और जेल में अपने किए की सज़ा काट रहा है। उसकी वजह से वे आज तन्हा है। लेकिन जो भी होता मैं उसे संभाल लेती। शुक्र था मैं बच गई थी। अब मैं अपने बेटे की ऐसी तरबियत करूंगी कि वे एक नेक इंसान बने और खुद ही अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सके। क्या मैंने पुलिस को बताकर ठीक किया या मुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए थी? अगर बात कर भी लेती तो क्या वे मेरे मानते? क्या लालच में आकर जो रास्ता ससुराल वालों ने अपनाया वे काबिल कबूल था? अगर कल को मेरे बेटे ने मुझसे अपने बाप के बारे में सवाल किया तो क्या मुझे सच बताकर उसे अपने बाप से बज़्ज़न कर देना चाहिए या फिर मुझे झूठ का सहारा लेकर उसके बाप का अक्स छुपा कर रखना चाहिए? धन्यवाद दोस्तों।